हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक है मॉडल टेस्ट पेपर 10th क्लास के लिए। तो हम जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन करेंगे वो कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक करके कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो बने रहिए एंड तक। और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हो वीडियो में, पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना, ताकि आपका माइंड भी साथ में एक्टिव रहे, आप अपने बेस पर सॉल्व कर सको। और जब ना हो तो वीडियो को कंटिन्यू रखे रखना। सो हम स्टार्ट करते हैं। इफ द HCF ऑफ 96 एंड 404 इज 4, ठीक है, यानी कि HCF ऑफ दो नंबर हमारे पास A और B है, इनका HCF है हमारे पास 4। फाइंड करना है एलसीएम हमने नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे x, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम और HCF की जो प्रोडक्ट होती है वो इक्वल होती है दो नंबर के प्रोडक्ट के, यानी कि जिन नंबर का HCF और LCM होता है उनकी प्रोडक्ट HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो देखिए LCM क्या लेट किया हमने x, HCF क्या है हमारे पास 4 इक्वल टू A कितना है 96, ठीक है, एंड B कितना है 404। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइड बाय, जो 4 मल्टीप्लाई में ये आ गया डिवाइड, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे 101 आया। अब देखिए आपको कैसे बिना मल्टीप्लाई किए भी आंसर को चूज कर सकते हो। यहाँ देखो लास्ट के दोनों के लास्ट नंबर क्या है 6 और 1, 6 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक करो, यहाँ भी लास्ट में 6 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नन ऑफ दीज है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट में 6 आया, ठीक है। तो यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होएगा और आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखोगे यही आएगा। सो नेक्स्ट है डैश एंड इरेशनल नंबर कलेक्टिवली फॉर्म एंड रियल नंबर। हमें ये पता है कि रियल नंबर जो बनता है रैशनल और इरेशनल को जब हम मिक्स करते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है रियल। तो रियल बनाने के लिए क्या चाहिए, इरेशनल के साथ रैशनल चाहिए, करेक्ट हो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब कह रहे हैं जीरोज ऑफ दिस नंबर्स, जीरोज लिखा आ जाए या फिर रूट्स लिखा आ जाए, हमने काम करना है दोनों में सेम, ठीक है। तो आप इसके अंदर दो काम कर सकते हैं, एक रहेगा आपके पास प्रोडक्ट वाला फैक्टर मेथड, जो आप फैक्टर बना के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास रहेगा जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और एक जो मैं बताऊंगी वो बताऊंगी ट्रिक, जो कि आप बिना सोल्व किए डायरेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि हम इस टाइप की ट्रिक को यूज करके आगे भी पेपर में इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले हमारे पास ना मैं 4 तरह की इक्वेशन डिफाइन कर रही हूँ। सबसे पहले हमें मिल सकती है ax² प्लस bx प्लस c। इसके अलावा मिल सकती है ax² माइनस bx प्लस c, ax² माइनस bx माइनस c, ax² प्लस bx माइनस c, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो बिना x वाला नंबर है उसके आगे जो है कौन सा साइन है। देखो दोनों में प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन है इसका मतलब जो आंसर होएगा ना या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, ठीक है। यहाँ भी प्लस का साइन है, इसका मतलब आंसर या दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। यह माइनस का साइन है, इसका मतलब आंसर एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी हम क्या कहेंगे आंसर एक माइनस का और एक प्लस का होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कोई एक आंसर को चूज करना है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर x वाले के आगे कौन सा साइन है। अगर यह प्लस का साइन है तो उसका उल्टा लेंगे, यानी कि दोनों आंसर माइनस के होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसका उल्टा क्या रहेगा प्लस, यानी कि दोनों आंसर हमारे प्लस के रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है माइनस का साइन, माइनस का साइन हमें ये बताएगा कि जो स्मॉल वाला होएगा वो माइनस रहेगा और जो बिग वाला होगा वो प्लस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो स्मॉल वाला प्लस का रहेगा एंड बिग वाला हमारे पास माइनस का रहेगा, ठीक है। तो हम इसी ट्रिक के बेस पर क्वेश्चन को बिना सोल्व किए सिर्फ साइन को देखते हुए हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहली बात, ये जो इक्वेशन है ना इन्होंने दे दी थोड़ी सी उल्टी। हमने क्या करना है 3x², फिर उसके बाद 4x लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, क्योंकि x वाला सेकंड नंबर पे लिख दिया
और बिना एक्स वाला थर्ड नंबर पे। अब देखिए लास्ट में क्या है, प्लस है, ठीक है, तो आंसर या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। यहाँ प्लस है, इसका मतलब इसका उल्टा, यानी कि दोनों माइनस के रहेंगे। तो हमारे पास ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों प्लस के हैं नहीं, एक प्लस का एक माइनस का नहीं, एक प्लस का एक माइनस का नहीं, तो दोनों माइनस के, यानी कि डी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और ट्रिक क्या रहती है कि हर एक वैल्यू को पुट करके देखो, 1 को x की जगह पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 बना रहा है या नहीं, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो फोर्थ करने से की बजाय एक बार मैं पहले कर रही हूँ फिफ्थ, क्योंकि फिफ्थ इसी ट्रिक पर बेस्ड है। तो यहाँ देखिए इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, लास्ट में क्या है, प्लस है, यानी कि या तो दोनों प्लस का आंसर होंगे या दोनों माइनस के होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, इसका मतलब दोनों आंसर क्या रहेंगे, इसका उल्टा प्लस के रहेंगे। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा रहेगा करेक्ट ऑप्शन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें कह रही है कि फाइंड करना है 14th टर्म। देखो 14th टर्म कह दी, ये देखते ही आपने समझ जाना है, हमने निकालना है A14। A14 किसके इक्वल होता है, A प्लस 14 है ना, तो एक कम कर देंगे 13D, ठीक है। अब D क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप, यानी कि 1.7 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 1.7 माइनस में 0.6, तो कितना आ गया 1.1, ठीक है। D की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1.1 और A क्या होती है फर्स्ट टर्म विच इज 0.6, ऑब्वियस है। अब हमें दो वैल्यू मिल गई, हम इसके अंदर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अच्छा A प्लस 13D क्या होगा, A कितना है 0.6 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय D कितना है 1.1, ठीक है। अब 13 को 1.1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा 143, यानी कि 1.43, 0.6 प्लस में 1.43 आपकी इसकी आई प्रोडक्ट, सॉरी 14.3 आपकी प्रोडक्ट आई, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 14.9, तो देखो ऑप्शन ए हमारे पास मिला करेक्ट, ठीक है। अब है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। देखो ओरिजिन से कभी भी पॉइंट का डिस्टेंस देखना हो, आप क्या करोगे, जो भी एक पॉइंट दिया होता है अंडर रूट के अंदर इन पॉइंट के स्क्वायर का सम कर दोगे, यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ओके। तो आपने क्या करना है, जब भी ओरिजिन से दिया हो तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर का सम कर दोगे, आपके पास आएगा 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 41। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी करेक्शन नहीं है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल ABC एंड DEF, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इज यूज्ड, कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर भी 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, एक एंगल मिला, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है, दो एंगल मिल गए, और हमें ये दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि हमें 3 एंगल मिल गया, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, इस पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है PA और PB, ठीक है। हमें ये पता है कि जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये वाला एंगल हमारा बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। टू अ सर्कल विद सेंटर O सेंटर का एक सर्कल है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एंगल 80 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके पूरा ये एंगल कितने का बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये हाफ कितना हुआ, ये 40 डिग्री का हुआ। फाइंड आउट क्या करना है, POA फाइंड आउट करना है, यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। हमें ये दिख रहा है कि ये एक कुछ ऐसी हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, कुछ ऐसी ट्रायंगल बन रही है, यानी कि यहाँ पर मैं O लिख दूँ, यहाँ अगर A लिख दूँ और यहाँ P लिख दूँ, तो हमारे पास जो P पर जो एंगल आ रहा है हाफ पर, ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास यूँ पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं इसको एंगल x मान लूँ तो 40 प्लस 90 प्लस x कितना हो जाएगा, 180 होगा, तो ये कितना हुआ 130 प्लस x इक्वल टू 180, तो यानी कि बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस में 130, यानी कि हमारे पास आया 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ओके। सो
नेक्स्ट है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसके अंदर जो हमारे पास अपोजिट जो एंगल का पेयर होता है, ये कितना होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है, तो ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी फॉल्स है, आपको ये बता दूं मैं। देखो ये वाले रिलेशन जो है हमें याद रखने भी है, क्योंकि कई जगह हमने यूज भी करने होते हैं। तो एक चीज बता दूं, जो टेंजेंट का रिलेशन रहता है इनमें, वो टेंजेंट का रिलेशन रहता है कोटेंजेंट के साथ, और कोटेंजेंट का टेंजेंट के साथ, साइन का रहता है कोस के साथ, और कोस का साइन के साथ, और सीकेंट का रहता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट का रहता है सीकेंट के साथ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट का कोटेंजेंट साथ दिख रहा है, सीकेंट का कोसिकेंट साथ दिख रहा है, कोटेंजेंट का टेंजेंट साथ दिख रहा है, मतलब इतने ठीक है। या कोसिकेंट का साइन के साथ दिख रहा है, मैंने अभी बताया जो साइन है उसका कोस के साथ रहता है, तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन रहेगा डी, और इन्होंने फॉल्स वाला ही पूछा था। ठीक है, अब है साइन ए इक्वल टू 5/13 है, देन द वैल्यू ऑफ सीकेंट ए क्या होगा। अब हमें यूँ पता है कि जो साइन ए होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि हमें क्या मिला है, साइन ए 5/13 मिला है। इसका मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास होगा 5। ठीक है, अगर मैं कह दूँ, क्योंकि ए की बात कर रही है तो बेस को ये ए मानते हुए ये परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेन्यूज 3 हो गया। अब आप जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप बेस भी निकाल सकते हो। ठीक है, बेस हमने निकालना है, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया कुछ भी, बी यहाँ सी। ठीक है, बेस निकालने के लिए क्या करते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाता है, बेस आ जाता है। हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 169 माइनस में 25 इक्वल टू 144। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, √12, यानी कि बेस हमारे पास कितना आ चुका है, 12 आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है हमने, सीकेंट ए। अब सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट ए होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज बाय में बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और बेस कितना निकला 12, यानी कि ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 6 सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो एक रिलेशन रहता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास क्या है, दोनों के आगे लगा हुआ है 6, तो 6 क्या ले लेंगे, कॉमन लिया, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो 6 1 जा 6, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। अब आगे है द मेजर सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। देखो सर्कल हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये दो रेडियस से जो हमारे पास जो बनता है ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं इसे, माइनर सेक्टर। ठीक है, और जो ये बाहर वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं सारा मेजर सेक्टर। ओके, तो एक माइनर एक मेजर। माइनर का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर मेजर का निकालना हो तो 360 में से उस थीटा को हम कर देते हैं माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए ना रह के ऑप्शन सी हमारा रहता है मेजर के लिए करेक्ट। 360 माइनस θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर का एरिया क्या रहेगा इफ रेडियस क्या है 21 हो, सबटेंड एंगल इज 60 डिग्री एट सेंटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, अब एक सर्कल है उसके अंदर दो रेडियस के बीच में एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और जो रेडियस है वो कितनी है 21 है, और हमें बताना है इसका एरिया। तो क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये होता है सेक्टर का। थीटा है 60, 60/360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 7 3 जा 21। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 11 2 जा 22, 3 7 जा 21। तो 3 की 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या आया 21, 21 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 231। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है,
एक चीज़ ध्यान रखना, कई में क्या होता है कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है कि दोनों 31 मिलके या सेंटीमीटर मिल जाए। तो आपको याद रखना है कि एरिया में जो है वो ऊपर स्क्वायर लगता है और पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता और वॉल्यूम में क्यूब लगता है। ठीक है, तो हमें इनकी जो है इन चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर 2.1 एंड हाइट 5, देन इट्स वॉल्यूम इज व्हाट। तो देखो सिलेंडर कैसी शेप होती है, ऐसी शेप होती है ना, और इसका इन्होंने दे दी रेडियस। रेडियस हमारे पास ये होगी, रेडियस कितनी है 2.1 है और हाइट क्या होगी 5 होगी। तो हमें वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो कि ऑप्शन भी एक बार देख लेना करने से पहले, बिकॉज ऑफ ऑप्शन के अंदर पाई की वैल्यू को यूज़ नहीं किया गया, यानी कि पाई को पाई ही रखना है। तो हम रखेंगे पाई, आर कितना है 21। ठीक है, 2.1 है तो मैं 2.1 को 21 बाय में 10 लिख रही हूँ, और ये आर 2 बार है तो 2 बार 21 बाय 10 और ये लिख दिया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 21 को 21 से करेंगे 441 रहता है, और इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 25, ये रह जाएगा 2205। तो हमारे पास आ गया 2205 बाय में 10 की 10 से करेंगे 100। अगर 100 है तो लास्ट में से 2 अक्षर बाद पॉइंट लग जाएगा, 22.05 हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मीडियन क्लास ऑफ द फ्लोइंग डाटा। मीडियन देखना है। आप क्या देखोगे, जो नीचे फ्रीक्वेंसी गिवन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 30 सबसे ज़्यादा है, तो 30 वाला कॉलम भी क्या रहेगा मीडियन, ऑप्शन बी रहेगा आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा। मोड क्या होता है, जो ज़्यादा बार रिपीट हो। ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है अपने पास, 10 10 10 10 10 हमारे पास 4 टाइम आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ज़्यादा रिपीट हो, तो बी रहेगा करेक्ट ऑप्शन। इफ P ऑफ A इज दिस देन P ऑफ नॉट A विल बी। हमें यूँ पता है कि P ऑफ A प्लस हमें ये पता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A, यानी कि कोई प्रोबेबिलिटी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की जो होता है सम, वो हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो P ऑफ नॉट A अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, 1 माइनस P ऑफ A होगा, और 1 में से P ऑफ A गिवन है 0.07, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 0.93। ठीक है, अब इन्होंने देखो ऑप्शन भी ऐसे ऐसे दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को कई बार पॉइंट वाले सोल्व तक नहीं करने आते। तो पॉइंट वाले सोल्व कैसे करते हैं, 1 में से अगर 0.707 हम माइनस कर रहे हैं, कैसे करोगे, 1 के बाद अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 लगा दो। कितनी 0 लगाओगे, उतने 0 लगाने हैं जिसमें दूसरे वाले जो नंबर होता है पॉइंट के बाद जितने अक्षर हो। तो 2 अक्षर हैं तो 2 0 1 के बाद लगा दो, और पॉइंट के नीचे पॉइंट का होना ज़रूरी होता है। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0, तो 0.93 आंसर आ गया। नेक्स्ट 90th एंड 20th जो क्वेश्चन है वो असर्शन बेस्ड है, और असर्शंस एंड रीज़न हमें गिवन है। हमने देखना है कि या तो दोनों करेक्ट होंगे या फिर दोनों ही करेक्ट नहीं होंगे, या एक करेक्ट होगा और एक फॉल्स होगा, ये हमने चेक करना है। तो कह रहे हैं कि HCF, देखो HCF LCM की बात आ जाए, हमें ये पता होता है कि HCF की प्रोडक्ट LCM के साथ इक्वल होती है उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के। सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि HCF कितना गिवन है 5। ठीक है, और LCM हमें बताना है कि क्या होगा, लेकिन HCF ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 50, और प्रोडक्ट जो नंबर की कितनी है 150 है। तो कह रहे हैं LCM 40 होगा। तो हमने चेक करना है कि क्या सच में 40 होगा। LCM को हमने x मान लिया, तो x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में या डिवाइड हो गया, ये आ गया 30। x हमारे पास 30 आ रहा है जो कि हमने LCM माना था, ये कह रहे हैं कि 40 है, तो असर्शन ए होगी रॉन्ग। ठीक है, और हमें ये पता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए बी HCF ऑफ 2 नंबर, LCM ऑफ 2 नंबर की प्रोडक्ट दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होएगा, तो ये तो करेक्ट रीजन है। तो रीजन जो होगा आर करेक्ट होगा। तो यानी कि हम ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, ए इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। ठीक है, 20th क्वेश्चन क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ
y इज 6 फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y इज 6, यानी कि y को 6 यूज़ करने के लिए कह रहे हैं y इक्वल, अगर तुम 6 यूज़ कर रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको यूज़ करने के बाद डिस्टेंस का जो आंसर 10 आएगा। ठीक है, डिस्टेंस किसके बीच में है? दो पॉइंट के बीच में, एक P पॉइंट है 2 और -3, और दूसरा जो Q पॉइंट है वो हमारे पास है 10 और y को हम 6 यूज़ करने वाले हैं। तो कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 10 माइनस में 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा? 10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? √64 प्लस में 81। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर? 4 और 1 5 और 6 और 8 14। ठीक है, तो हमारे पास क्या इसका अंडर रूट सोल्व करने पे 10 आएगा? 10 अंडर रूट का तब आता है ना जब अंडर रूट में 100 हो, तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है? रॉन्ग है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला इन्होंने नीचे गिवन दिया है, यानी कि रीजन करेक्ट है। इसमें भी हमारे पास रहेगा डी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो सोल्व करना है इन इक्वेशन को। सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि x की और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अगर ये डिवाइड की फॉर्म में होते हैं ऐसे रैशनल नंबर्स में, तो हम इनका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो 6 एलसीएम आया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3x प्लस यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी? 4y, इक्वल में रह गया -1। अब यहाँ 6 डिवाइड में है, यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल -6, और ये वाला है, अब इसे सोल्व कर लेंगे। इसके अंदर भी एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6 एलसीएम आया तो यहाँ पर इसकी क्या रह जाएगी? 2x, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? -3y, और इक्वल में कितना है? 13/6। दोनों के डिवाइड में 6 है तो कैंसिल। क्या बन गई इक्वेशन? 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों में से एक का वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी को 2 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 3 ज़ा 6x, 6 को 4 को 2 से करेंगे प्लस 8y, और 2 को -6 से करेंगे इक्वल है -12, और इसको 3 से करेंगे 6x, 3 को 3 से करेंगे -9y, और 13 को 3 से करेंगे इक्वल टू 39। अब क्या करेंगे? क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो नीचे से साइन चेंज कर देंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया कैंसिल। अब दोनों प्लस के हैं, और इन 8 और 9 हमारे पास कितना होता है? 17y इक्वल टू, ये दोनों माइनस किया तो प्लस होएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 9 और 2 11, 3 और 1 और 4 5, यानी कि 51। y क्या आ जाएगा? माइनस के 51 बाय में 17 कैंसिल की, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ठीक है, y -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन जो ये फर्स्ट वाली है इसको पिकअप कर लेंगे। क्या है ये? x/2 प्लस 2y बाय में 3 इक्वल टू -1। y की वैल्यू -3 है, इसको पुट कर देंगे y वाली जगह पर। तो x/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -3/3 इक्वल टू -1। 3 से 3 हुआ कैंसिल, ये बन गया -1। इसका मतलब क्या आया? हमें क्या मिला? x/2, ठीक है, 2 की 1 से मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -1, और x/2 इक्वल क्या हो जाएगा? -1, माइनस का 2 यहाँ के प्लस का हुआ। x/2 इक्वल टू 1, 2 में से 1 गया 1, और ये यहाँ के डिवाइड में प्रोडक्ट चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यानी कि y आया -3 और x आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फिगर ABC एंड AMP। देखो ये फिगर बन रही है अपने पास A, B और C, ये एक ट्रायंगल बन रही है, और यहाँ पर AMP
है ना। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, दो ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल है क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का एंगल कॉमन है। ठीक है, शो हमने क्या करना है, अब इन्होंने लिख भी दिया कि राइट एंगल एट बी एंड एम, यानी कि दोनों 90 डिग्री के होंगे। प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होंगी, सिमिलर होगी। ठीक है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कौन कौन सी है अपने पास, ए बी सी, एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी है, ए एम पी, है ना। ये दोनों ट्रायंगल है हमारे पास। अब क्या है कि ए बी सी के अंदर हमारे पास एंगल एम और एंगल बी दोनों 90 डिग्री है। हम लिख देंगे एंगल एम इक्वल टू एंगल बी, दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री है। अब ये देखो ध्यान से कि चाहे हम ए बी सी ले, चाहे हम ए पी एम ले, दोनों के अंदर एंगल ए क्या है, कॉमन है ना। ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, क्या लिख देंगे हम, एंगल ए क्या है, एंगल ए इज कॉमन, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन है तो हमें क्या मिल गया, सिमिलर के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, दो एंगल चाहिए हो, या तो साइड प्रोपोर्शनल हम दिखा दे या दो एंगल मिल जाए, हम कह देंगे सिमिलर है। तो एक तो हमारे पास दो एंगल इक्वल मिल गए और एक कॉमन मिल गया, यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया मिल गया। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमें क्या पता चलता है, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी क्या होएगी, सिमिलर होएगी ट्रायंगल ए एम पी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ ए बाय ओ सी, यानी कि ये वाली साइड बाय में ये वाली साइड इक्वल है ओ डी बाय ओ बी के। हमने शो करना है एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, हमने इसको शो करना है। ठीक है, अब शो कैसे करेंगे, अब हमें ये पता है कि अब ये देखो ट्रायंगल है, क्या है हमारे पास ट्रायंगल, एक तो है ए ओ डी और दूसरी ट्रायंगल क्या है हमारे पास, बी ओ सी, है ना। ए ओ डी ये वाली ट्रायंगल और बी ओ सी ये वाली ट्रायंगल, ये हमारे पास दो ट्रायंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। क्या गिवन है, ओ ए बाय ओ सी किसके इक्वल है, ओ डी बाय में ओ बी के इक्वल है। ठीक है, अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके जो कोरिस्पोंडिंग जो हमारे पास एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं ये। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या क्या है, एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होएगा, एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होंगे। एक तो हमें पता चला कि जो साइड्स प्रोपोर्शनल है ना, यानी कि हमें दो तो साइड्स के बारे में पता चल गया, दो इसकी भी दो साइड इसकी भी दो साइड। ठीक है, और एक हमें एंगल का पता चला, तो साइड एंगल साइड से क्या पता चलेगा कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर है ट्रायंगल बी ओ सी के। ठीक है, तो हमें यूँ पता है कि अगर वो सिमिलर ट्रायंगल हो तो उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे तो एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आपने रीजन क्या लिखना है, वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमें ये पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके क्या होते हैं, सो देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका रीजन रहेगा। 23rd क्वेश्चन, एल इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल। देखो ये हमारे पास दो सर्कल हैं, कोसेंट्रिक मतलब दोनों का कॉमन सेंटर है। ठीक है, विद कॉमन सेंटर ओ, ए बी सी डी हमारे पास एक लाइन है एल, इसके ऊपर जो लाइन है ना, इसको ए पे काट रही है, फिर बी पर काट रही है, फिर सी पर और फिर डी पर। शो करना है कि जो ये ए बी है ना थोड़ा सा पार्ट, और ये सी डी है, ये इक्वल होंगे। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं कोड के ऊपर। ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और एम काम कर रहा है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट मतलब जो बी एम है वो इक्वल होएगा एम सी के। क्या कह रहे हैं, बी एम किसके इक्वल होएगा, एम सी के। ठीक है, और क्योंकि ये पूरी कोड का है तो इसका मतलब ए एम किसके इक्वल होएगा, एम डी की। ठीक है, ए एम इक्वल होगा एम डी की। ओके, अब देखो, अब इस चीज को ध्यान से देखना,
अब हम क्या करेंगे, हमने प्रूव करना है ए बी। अब ए बी कैसे निकल सकता है, अगर हम ए एम के अंदर से बी एम को माइनस कर दें तो हमारे पास ए बी निकल आएगा। अब देखो ए एम बना कैसे है, ए एम ए बी प्लस बी एम से बना है। ए एम को लिख देंगे ए बी प्लस बी एम, ओके, इक्वल किसके होएगा। अब एम डी किससे बना है, पूरी एम डी कब बनेगा, जब एम सी और सी डी को जोड़ देंगे तो एम डी बनेगा। तो यानी कि एम डी को लिख सकते हैं हम एम सी प्लस में सी डी, ठीक है। अब देखो ए बी एज इट इज़ प्लस बी एम एज इट इज़, ओके। अब देखो बी एम एम सी के इक्वल है, यानी कि एम सी को मैं बी एम भी लिख सकती हूँ। एम सी को लिख दिया बी एम प्लस में सी डी एज इट इज़, बी एम से बी एम हो गया कैंसिल, क्या बच गया, ए बी इक्वल टू सी डी। यानी कि हमने यही प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो 2 टेंजेंट 30, देखो 2 टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ओके, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, यानी कि पहले टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर दो। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यह स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा, आपने क्या करना है, वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब 2 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 1/√3 से तो बन जाएगा 2/√3 बनेगा, डिवाइड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से देखो √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म होके आपके पास बचेगा 3, ठीक है। अब क्या ले लोगे, 2/√3 है डिवाइड बाय नीचे वाले का ले लो एलसीएम, 1 के नीचे 1 कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, एलसीएम आया 3 और ये एक टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई मानी जाती है, तो 3 माइनस 1 तो क्या मिल गया आपके पास 2/√3 डिवाइड बाय 3 में से 1 गया 2 बाय में 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक डिवाइड के नीचे दूसरी डिवाइड है, इसको हम बना देंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2/√3 है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा, 3/2 लिखा जाएगा, 2 से 2 हुआ कैंसिल, 3 यानी कि 3 से जो √3 कैंसिल होएगा वो बचेगा √3। ऐसा क्यों बचेगा, क्योंकि जो 3 होता है 3 को हम लिख सकते हैं √3 का को 2 बार, ठीक है। और नीचे हमारे पास √3 बचा था तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हुआ तो √3 बचा, और √3 क्या होता है, टेंजेंट 60 डिग्री होता है, तो टेंजेंट 60 डिग्री यानी कि सी हमारे पास रहेगा करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 एंड एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया है, यानी कि हमारे पास थीटा जो गिवन है वो 60 डिग्री है और रेडियस जो है वो 6 है। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हमारे पास क्या रहता है, वो रहता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr², ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 पुट कर देंगे बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 132/7, ये आपके पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, ठीक है। डिवाइड करने की नीड नहीं है, वैसे आप पेपर में इतना भी छोड़ सकते हो क्योंकि पॉइंट में गलत आंसर आने से अच्छा इतना छोड़ दो काफ़ी रहेगा, अगर करना चाहो तो आगे कर सकते हो पॉइंट में आंसर आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21, आर कितनी है 21 है, एंगल सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर डाल रहे हैं, यानी कि एक सर्कल है, यानी कि जो रेडियस जो होती है रेडियस मिलकर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है और रेडियस कितनी है 21। एरिया निकालना है सेक्टर का फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि इस आर्क ने कितना एरिया कवर किया है वो बताना है, यही है सेक्टर है ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे हम, क्या होएगा θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr², है ना। तो थीटा कितना है 60/360, पाई कितनी रहेगी 22/7, आर कितनी है 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 6 6 जा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल और ये कट गया 11 पर,
21 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आएगा 231। तो यानी कि जो आंसर रहेगा तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस की है मॉडल टेस्ट पेपर 1 और उसके सेक्शन ए और बी, और नेक्स्ट वीडियो में हम सी और डी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। बने रहिए आपके अपने चैनल गोल्डन क्लासेस के साथ, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको कमी लगी और कौन सी टॉपिक आपको समझ नहीं आए, ताकि मैं आगे क्लैरिफाई कर सकूं। थैंक यू सो मच।